डेथ रेस के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना है, लेकिन काफ़ी कम लोग इसको जानते हैं, समझते हैं और काफ़ी कम लोग को ये पता है कि एक्चुअली इसका क्रेडिट जाता है निकोला टेस्ला को। बिल्कुल कि अगर मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है, हाँ। आप मुझ पे अटैक करोगे फर्स्ट टाइम, हाँ। है ना, तो उसके बाद सेकंडली हम भी तो अटैक करेंगे ना आप पे। क्लियर? वही बात। तो इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअली एश्योर्ड डेटरेंस, MAD शॉर्ट में बोला जाता है कि म्यूचुअली एश्योर्ड डेटरेंस का काम करता है। करोड़ों की रॉयल्टी छोड़ के आप सोचिए कि ऐसा इंसान जिसने एसी का कंसेप्ट दुनिया को दिया, वो किसी न्यूयॉर्क के होटल नंबर 3327 में भूखमरी में मर गया। अगर वो अपने माइंड में सारा प्लान बना के बोल दिए कि हाँ ये चीज सक्सेसफुली रन करेगी, अब आप जाओगे उनके रूम में डिवाइस ढूंढने, तो आपको डिवाइस थोड़े मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तो सिमुलेशन दिमाग में किया कि हाँ ये डेथ रेस हर देश के पास आ जाएगी, तो कोई भी देश किसी दूसरे देश पे हमला करने से 100 बार सोचेगा पहले। द एब्सोल्यूट सॉल्यूशन फॉर पीस, टेस्ला का ये मानना था कि मैंने इसलिए रील में डायलॉग भी बोला था कि शांति जो है ना वो संपूर्ण विनाश के डर से है, लेकिन टेस्ला ने क्लेम किया था कि उन्होंने प्रोटोटाइप बना लिया। आपको लगता है यकीन कि उन्होंने प्रोटोटाइप बना लिया होगा या दुनिया का ध्यान आकर्षित करना? तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। ये वीडियो है टेस्ला के बारे में, एक ऐसा इंसान, एक इतना फ्यूचरिस्टिक इंसान जिसके लिए दुनिया कहने लगी थी एक पॉइंट पे जाके कि शायद अब ये पागल हो गया है, ये दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, इसके इन्वेंशन इनोवेशन में कोई दम नहीं है, एसी बहुत पहले दे चुका था, अब बस दुनिया का ध्यान खींचने के लिए ये बकवास बातें कर रहा है। मगर फिर भी दुनिया ने उसका रूम नंबर, होटल का रूम नंबर 3327 को जाके सीज कर दिया था विद इन आवर्स में। ये वीडियो है टेलीफोर्स के बारे में, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में, जिसको आगे चल के दुनिया ने डेथ रेस का नाम दिया था। तो डॉक्टर साहब म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। डेथ रेस के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना है, लेकिन काफ़ी कम लोग इसको जानते हैं, समझते हैं और काफ़ी कम लोग को ये पता है कि एक्चुअली इसका क्रेडिट जाता है निकोला टेस्ला को। बिल्कुल। मगर इन सब के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, और वो क्वेश्चन ये है कि भाई ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से ऑब्सेशन क्या था दुनिया का? क्यों दुनिया चाहती थी कि हम ऐसा कोई वेपन बनाएं, जैसे कि एटम बम इवेंचुअली उन्होंने बनाया, पर क्यों ऐसी क्या सिचुएशन खड़ी हो गई थी उस समय कि हर कोई काइंड ऑफ लीन कर रहा था यार ऐसा कुछ बनाए जिससे एक झटके में सब सपाचट हो जाए। तो इसको समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम आज जो आप हैं, मैं हैं, हमसे यंग जो लोग हैं, हमने और इंक्लूडिंग हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी लंबे समय तक बहुत बड़ी मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखी। बिल्कुल। कीवर्ड मेजर है, इसका मतलब अभी भी जंगें होती हैं, बैटल्स होती हैं, मगर मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखी। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखे जिसमें आप देखते हैं कि टैंकरों के नीचे जमीन में जो शरीर गड़े पड़े हैं वो बस मिट्टी के बारूदे जैसे हैं, जिनके ऊपर से टैंकर्स गुजर रहे हैं। जो अपने आपने मूवीज में देखी होगी, फ्यूरी या जो भी मूवीज है, उसमें दिखाते कि इंसानों की जो जिंदगी की कीमत थी वो महज एक लोथड़ा बन गए थे आलू प्याज का, कि बस गिरे पड़े, उनके ऊपर से गाड़ियां जा रही हैं, लोग जा रहे हैं, बंकर्स जा रहे हैं, फौजें जा रही है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। वैसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा है इतने लार्ज स्केल पे अभी वैसा वॉर नहीं हुआ जिसमें मतलब कोई भी देश का एक बच्चा तक इन्वॉल्व हो जाए, है ना, ऐसा घर घर जाके वॉर करना, उस टाइप की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मतलब हर फैमिली इन्वॉल्व हो जाए। एग्जैक्टली। तो इनफैक्ट अगर आपको आंकड़े चाहिए तो वर्ल्ड वॉर 1 में लगभग 20 मिलियन टोटल डेथ्स थे, जिनमें 8 से 11 मिलियन कहा जाता है सोल्जर्स थे, मगर लगभग 8 मिलियन सिविलियन डेथ्स थे। इतनी सारी सिविलियन डेथ, 8 मिलियन, मतलब आज के ज़माने में शायद 8 मिलियन बहुत बड़ा नंबर नहीं लगेगा लोगों को, क्योंकि बात है कि उस टाइम पे वर्ल्ड पॉपुलेशन बेयरली बिलियन के ऊपर था, बेयरली। तो ये पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का एक परसेंटेज हट गया। जैसे हमने एक नाटक मूवी में दिखाया वो सीन, भगत सिंह साहब जब कोर्ट में थे तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर एक साथ इंडियन आ जाएंगे, 3 करोड़ इंडियन आ जाएंगे तो आप ब्रिटिशर्स निकल जाएंगे। 3 करोड़ की बात हुई थी उस समय, इंडिया की पॉपुलेशन 3 करोड़ की थी। अभी आप इमेजिन नहीं कर पाए, जैसे उन्होंने बोला कि 80 लाख आपको शायद बड़ा नंबर ना लगे, नंबर तो बहुत एक इंसान की जान, इनफैक्ट एनी जीव की जान भी बहुत बड़ी होती है। 80 लाख सिविलियंस गए थे, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात चल रही है यहाँ पर।
और इसका एक्चुअली बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसलिए पड़ा था क्योंकि वॉरफेयर बहुत जल्दी एडवांस भी हो चुका था। क्या हो गया था कि पहले तो बाण वाण चलते थे, फिर बंदूकें आई। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 आया तो देख रहे हैं यार प्लेन से बॉम्ब गिर रहे हैं, टैंक्स आ गए, गन्स स्नाइपर्स आ गई हैं, दूर दूर से मार दे रहे हैं लोगों को। तो इसलिए सिविलियन डेथ्स ज्यादा हुई थी। और ये सब देख रहा था एक इंसान जिसकी लाइफ ट्रेजेडी से भरी हुई थी। वो पैदा हुआ था स्मिलियान करके एक छोटे से गांव में, जो क्रोएशिया, मॉडर्न डे क्रोएशिया में, लेकिन उस जमाने में ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के अंदर आता था। और ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर ने एक्चुअली बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं। ऑटोमन एम्पायर लगातार उन पे अटैक करते रहती थी, और क्योंकि ये बहुत बड़ी एम्पायर थी जिसके अंदर, जैसे ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर के अंदर क्रोएशिया आता था, तो जो क्रोएशियंस थे नेटिव, जो आज क्रोएशिया बना, उनके नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी चलते थे। साथ ही साथ उनका जो बड़ा भाई था डेन, वो भी मर गया था। और उनके घर में करते थे, उनके घर में स्थिति ऐसे बन गई थी कि थोड़ा सा गिल्ट रहता था टेस्ला को कि यार मेरे भाई की जो डेथ है शायद मेरी वजह से, जो होता है कई लोग का ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स भी होता है। तो इस कदर उस बंदे ने ये डिसाइड कर लिया था कि यार देखो, मैं डिस्ट्रक्शन में बिलीव नहीं करता, मेरा विश्वास डिस्ट्रक्शन में है ही नहीं। इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए एक फ्यूचर जो ब्राइट हो सभी के लिए, उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर अ क्रिएटर। बिल्कुल, जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात भी कर रहे हैं अंकित साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नॉर्मली चीज बताइएगा। ये बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जब भी बात आती है तो उसको वेपन ऑफ पीस किस लिए कहा जाता है? एक्चुअली क्या होता है कि इसमें एक लाइन बोला गया है कि जो भी फर्स्ट अटैक करेगा, मतलब जैसे न्यूक्लियर वेपन है ना, उसको शायद कम लॉस होगी लेकिन खत्म तो वो भी होगा। जो भी फर्स्ट अटैक करेगा वो सेकेंडली मारा जाएगा। वेपन ऑफ पीस क्यों कहा जाता है? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को किसी भी फॉर्म के, एटॉमिक बॉम्ब हो गया, या फिर जिस पे मैं अभी बात करने वाला टेस्ला के ऊपर, वो वेपन ऑफ, टेस्ला भी उसको वेपन ऑफ पीस की तरह सोच रहे थे। मैं पीस रे बोला जाता था एक्चुअली, कभी कभी टर्म यूज किया गया डेथ रेस के लिए पीस रे का। तो उसका रीजन सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है कि यार इससे करोड़ों लाखों जाने जाएंगी, तो कोई भी देश इन्वॉल्व नहीं होगा ऐसी चीजों में किससे लोग मरे बहुत बड़े तादाद में। क्या ना कि जो पहले अटैक करेगा वो सेकंडली मारा जाएगा। कहने का ठीक है, अगर मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है, आप मुझ पे अटैक करोगे फर्स्ट टाइम, है ना, तो उसके बाद सेकंडली हम भी तो अटैक करेंगे ना आप पे। क्लियर? तो इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअली एश्योर्ड डेटरेंस, एमएडी शॉर्ट में बोला जाता है कि म्यूचुअली एश्योर्ड डेटरेंस का काम करता है ये, कि भैया आप एक काम करते हैं, ये नहीं करेंगे कि हम बर्बाद करें तो हम भी तो होंगे ना साथ में। तो यही उनका भी एक्चुअली ऑब्जेक्टिव था, उनका भी उद्देश्य यही था कि यार, क्योंकि उन्होंने एक और चीज देखी थी, अब वो तो अपनी लाइफ में लग गए काम पे, उन्होंने काफी सारी चीजें क्रिएट की, डीसी मोटर को बेटर किया, एसी मोटर्स पे काम करके उन्होंने मतलब पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रिसिटी दे दी। और साथ ही साथ जो उनके पार्टनर थे, बिजनेस कोलैबोरेटर उस टाइम पे, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जब उनको थोड़ा घाटा होने लगा तो टेस्ला को एक्चुअली बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, पता है कितने? तो $60,000 इन हैंड शुरुआत से। फिर फॉर एवरी मेगावाट प्रोड्यूस्ड यूजिंग एसी उनको $2.5 मिलते, मतलब कि रॉयल्टी। अब डॉक्टर साहब एक बात सोचिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक इंसान जिसकी बात हम टेस्ला कर रहे हैं, टेस्ला वो इंसान जो ये बिलीव करता था कि इनोवेशन और साइंस दुनिया के लिए है, तो जब उसने दुनिया के लिए, किसके लिए उसने अपनी एसी की रॉयल्टी छोड़ी? अपने दोस्त के लिए। मतलब वो जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को अपना दोस्त मानते थे, और एसेंशियली ये भी था कि उन्हें बिलीव था अपनी टेक्नोलॉजी पे कि यार देखो, ये जो इनोवेशन मैंने क्रिएट किया ये सभी को एक्सेसिबल होना चाहिए, सभी को एक्सेसिबल होना चाहिए। उनका मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी दुनिया के हर इंसान के लिए ही है, इसलिए उन्होंने मेरी रॉयल्टी छोड़ के, करोड़ों की रॉयल्टी छोड़ के, आप सोचिए कि ऐसा इंसान जिसने एसी का कंसेप्ट दुनिया को दिया, वो किसी न्यूयॉर्क के होटल नंबर 3327 में भूखमरी में मर गया। अब सोचिए उस इंसान का क्या ट्रॉमा होगा कि उसने एसी दिया, रॉयल्टी छोड़ दी ताकि इंसान की बेहतरी हो। उसने देखा दुनिया में रेडियो सिग्नल्स की जब बात आती है तो रेडियो सिग्नल्स बनाए गए थे किसके लिए? ताकि कम्युनिकेशन हो सके। तो वो देखता है कि वर्ल्ड वॉर के वक्त उन्हीं रेडियो का सिग्नल्स का इस्तेमाल करके आर्मीज इस्तेमाल कर दी कि हमें हमला कहाँ करना है। फिर वो देखता है जब प्लेन्स बने थे तो प्लेन्स थे, दुनिया अरे कितनी अच्छी बात है, इतना बड़ा इनोवेशन है कि अब ट्रैवल इजी हो जाएगा। वो देखता है कि अब वही प्लेन्स बम गिराए जा रहे हैं। वो देखता है इंसानों को हैवान बनते हुए, जिन इंसानों के लिए उसका बिलीव था कि साइंस, ये टेक्नोलॉजीज दुनिया के हर इंसान डिजर्व करते हैं एक बेहतर लाइफ के लिए, और वो इंसानों ने इवेंचुअली क्या किया, उसको वेपनाइज कर दिया। इसलिए उसने सोचा एक काम करते हैं, मैं एक ऐसी चीज दूंगा दुनिया को, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कैसे, एक ऐसी रे दूंगा, वो कैसे बात करते हैं इस पर आगे बात करेंगे, कि जिसको दूर से ही मारा जाएगा
और जो हर देश बना पाएगा उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको जितना सिटी में ये पावर ग्रिड चाहिए वैसे उसको 2-3 पावर ग्रिड चाहिए, और वो डेथ रेस हर देश के पास आ जाएगी। तो कोई भी देश किसी दूसरे देश पे हमला करने से 100 बार सोचेगा पहले। द एब्सोल्यूट सॉल्यूशन फॉर पीस, टेस्ला का ये मानना था कि मैंने इसलिए रील में डायलॉग भी बोला था कि शांति जो है ना वो संपूर्ण विनाश के डर से आएगी। तो टेस्ला वो थी, सोचिए, ये मैं वही बात कर रहा था आपसे। यस, कंटिन्यू डॉक्टर साहब। तो वही है, मतलब इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग उनका एक कोट है जो उन्हें क्रेडिट किया जाता है, जो उन्होंने कहा था कि हार्नेस द एनर्जी ऑफ नेचर एंड यू कमांड द वर्ल्ड, वाह, मिसयूज इट एंड यू विल एंड अप डिस्ट्रॉइंग इट। और यही उनके आंखों के सामने हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा था कि अब ये खेल करते हैं खत्म। हाँ, ये लो, मैं बनाऊंगा एक बहुत ही बढ़िया सा वेपन जो 1 सेकंड में सब कुछ खत्म कर देगा। सबके तो आर्मी ट्रूप सामने वाला 10 बार सोचेगा कि मैं आगे अपना अटैक करूं या ना करूं। मगर यार अब हो गई ये सारी बातें। डेथ रे है क्या? अंकित साहब आप बताएंगे, मैं बताऊं डेथ रे काम कैसे कर रही है? डेथ रे जहां तक मुझे पता है, अगर गलती हुआ तो करेक्ट कर देना बीच में, है ना, कि एक्सेलरेटेड मतलब चार्ज पार्टिकल को हम लोग उसमें एक्सेलरेट करते हैं बहुत ही हाई स्पीड पे। हाई स्पीड कितना होगा? लाइट से तो कम ही होगा ऑब्वियसली। और फिर उसको किसी भी चीज पे स्ट्राइक कर देंगे, है ना। तो चूंकि स्पीड उसकी इतनी ज्यादा होगी, है ना, और उसमें क्या होगा, एनर्जी चूंकि स्पीड के रिलेटिव प्रोपोर्शनल है, मतलब स्पीड बढ़ाते जाओगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर आप उसको किसी चीज पे स्ट्राइक कर दोगे तो वो तुरंत बोला जाता है वेपराइज हो जाएगा, इतनी एनर्जी होगी उसमें। आपने कभी ये लाइन सुना भी होगा कि अगर एक सुई को स्पीड ऑफ लाइट के जितना भी 0.99 टाइम्स भी अगर शायद फेंके तो शायद एक प्लैनेट पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। अराउंड अगर स्पीड ऑफ लाइट से मारे, वो मैंने एक वीडियो में भी देखा था कि अगर निडल तो बहुत बड़ी बात होगी, मैंने एक ऐसे वो सिमुलेशन देखा था कि सैंड का जो डस्ट है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट पे पहुंच जाए, अगर स्पीड ऑफ लाइट से पहले नहीं, अगर पहुंच जाए और अर्थ को पे लग जाए खत्म अर्थ। हाँ, मतलब पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा उससे। अब देखिए अंकित साहब, आपने एक बात बताई, वो अभी दुनिया में एक जगह है जहां पर हमने प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करा के हिग्स बोसॉन की बात की थी। क्या जगह का नाम क्या है? जगह का नाम अभी मुझे सर्न है ना, स्विट्जरलैंड वाला, जिसपे हमने बात की थी कि हिग्स बोसॉन बना था। अच्छा, वो उसमें भी वही काम हो रहा है बेसिकली। क्या बात हो रही है? एक्सेलरेट कर रहे हैं प्रोटॉन्स को। अब जो आपने बात बताई है कि चार्ज पार्टिकल्स को नियर टू स्पीड ऑफ लाइट पे अगर हम किसी पे मारेंगे तो वो वेपोराइज कर देगा। उसके लिए मैंने फिर से आज क्या किया है, कॉपी पेन का इस्तेमाल करके डेटा लिखे। लेट मी कंप्लीट, ओके। तो सुफियान ने ऑफिशियली अपना करियर चेंज करने की सोच ली है। मिस्टर डेटा एनालिस्ट सुफियान आलम, प्लीज प्रेजेंट अस योर फाइंडिंग्स। मेरी बात क्या ना कि मैं थोड़ा बड़बोला टाइप आदमी हूँ, ठीक है, तो मैं बहुत बोलता हूँ। अंकित साहब को आप बहुत पसंद करते हैं, इनके वो क्या नाम है, हर चीज को डिटेल में स्लो वे में एकदम अलग दुनिया में ले जाते हैं, मेजर कर हाँ, एकदम आराम से। 3 सेंटीमीटर तो 3 ऐसे। अंकित साहब से जब भी हम सवाल पूछते हैं, अंकित साहब एकदम समझ के बोलते हैं कि यार इतना ही बोलेंगे, इतना ही हम बताना चाहते हैं, ज्यादा नहीं। मैं बहुत बड़बोला हूँ, तो इसलिए बड़बोला ना रह चाहूँ। अब तो कितनी बात कर दी मैंने, बड़बोला ना रहूँ मैं, इसलिए मैं चीजें यहाँ पे करता हूँ। तो हमने जो सन का, मैंने इसलिए आपसे बोला था, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने क्या किया था, वो तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि हिग्स बोसॉन क्या है क्या नहीं। बहुत अंकित बोलता है यार बनाते हैं लेकिन वक्त लगेगा, धीरे धीरे करेंगे। तो उसमें हमने प्रोटॉन को नियर टू स्पीड ऑफ लाइट हमने मूव करवाया था, 99.9999 समथिंग % मूव करवाया था। अब एक प्रोटॉन जब उस स्पीड पे मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर एनर्जी कितनी होती है, लिख लिया है मैंने, 6.5 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसको कन्वर्ट करते हैं जूल में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आज देखो लगना नहीं चाहिए आपको मैं टीचर हूँ, मैं एक्टर हूँ, ध्यान। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻19 जूल्स होते हैं। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा 1.04 × 10⁻8 जूल पर प्रोटॉन। कितना कम लग रहा है यार, -8। एक्चुअली ट्रिलियन को वो कैंसिल आउट कर देता है ना, 10⁻19 है वो। अब देखो -8 की बात चल रही है। अब देखते हैं कि साहब इसका मतलब ये मैंने यहाँ पे भी लिखा था, ये जो प्रोटॉन हमने कोलाइड कराए थे उसके अंदर, वो प्रोटॉन जो 99.9999% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पे चल रहा था, उसके अंदर इतनी एनर्जी है जितनी एक मच्छर का मूव कराता है, भन करता है, ठीक है। हमने कितने प्रोटॉन्स मारे थे पता है? वैसे मैं यहाँ पे लिखा है डेटा साइंटिस्ट। हमने मारे थे 3 × 10⁻14 प्रोटॉन्स। और कितने स्पेस में? आप एक पॉइंट मानिए, प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, हमने जो बीम बनाई थी प्रोटॉन की, वो कितने कम स्पेस से निकल के आ रहे हैं, 3 × 10⁻14 प्रोटॉन्स। तो अभी एक प्रोटॉन जिसकी मैंने एग्जांपल दिया, जिसके अंदर एनर्जी एक मच्छर की जितना, अगर अब मैं 3 × 10⁻14 प्रोटॉन्स जिसको मैंने बीम बना चुका हूं, उसको आप पे मार दूं, तो उस बीम के अंदर एनर्जी कितनी है पता है? एक हाई स्पीड ट्रेन
जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, उतनी एनर्जी उस बीम के अंदर, अगर वो बीम उतने छोटे स्पेस पे जो मैं प्रोटॉन्स मार रहा हूँ यहाँ लगेगी किसी के ट्रेन, ये प्रोटॉन की बात करिए। अब टेस्ला साहब क्या कर रहे थे, पहली बात तो वैक्यूम की चाहिए, जो उन्होंने डेथ रे काम कैसे करते हैं, डॉक्टर साहब जैसे डेथ रे काम ऐसे करते हैं कि हमारे पास है चार्ज पार्टिकल, जैसे इन्होंने प्रोटॉन किया तो टेस्ला सोचा था चार्ज पार्टिकल, जैसे टंगस्टन मान लीजिए, टंगस्टन का चार्ज पार्टिकल है, उसको मैं एक्सलेट करवाऊंगा, चार्ज है, चार्ज पार्टिकल होने की वजह से क्या होता है कि भैया अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी तो मूव कर सकता है, टंगस्टन वाले को मैं मूव करवाऊंगा, ये उसका था, लेकिन उसको चाहिए वैक्यूम ट्यूब, क्यों चाहिए, ताकि आसपास की हवा उसको परेशान ना करे। तो वैक्यूम ट्यूब्स में मैंने अगर टंगस्टन के पार्टिकल को नियर टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करा दिया, अभी मैंने बात की थी प्रोटॉन की, प्रोटॉन की बीम के अंदर एनर्जी आ गई ट्रेन जितनी, टंगस्टन बहुत सारे प्रोटॉन्स है उसके अंदर, बहुत हैवी है, बहुत हैवी होता है। अब आप इमेजिन करिए अगर उसके अंदर हम कितने भी प्रोटॉन मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी ज्यादा एनर्जी होगी, कितने स्पेस में, इस पेन के निप से भी कम में, और वो एनर्जी अगर मैं किसी को भी बस ऐसा धर कर जाऊंगा तो सब के सब तबाह हो जाएंगे। एक शायद वेब सीरीज आई थी, मैंने देखा है, वो द बॉयज में, जो वो क्या नाम है उसका, जो होमलैंडर आंखों से रेज निकालता सुपरमैन की तरह और सब कटते हुए चले जाते, तो उसकी बात हुई थी। तो ऐसे काम करता है वो। तो वैक्यूम ट्यूब्स में मैंने उसको हाई स्पीड में कर दिया और मैंने हवा में छोड़ दिया, अब चार्ज पार्टिकल हवा से मूव कर रहा है और जिस पे टकराएगा उस पे वो तबाह हो जाएगा, भाप बन जाएगा। अच्छा, अगर चार्ज पार्टिकल है और आपने एटमॉस्फेयर में उसको छोड़ा है ना, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको तो वो डिफ्लेक्ट कर देगा ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है। ये होती है ना साइंस वाली बात। जवाब देंगे अंकित साहब, आप थोड़ा फंसाना चाह रहे थे लेकिन फंसेंगे नहीं, थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है, सिंपल सी बात है। थोड़ी बहुत आती है, सिंपल है यार, आप भी समझिए, चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड में, QVB, B क्रॉस B होता है, उसकी बात, क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा मैं अभी। मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में और चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल है, मैक्सिमम फोर्स पे पहुंचते हैं हम QVB। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उन चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी, वैल्यू कितनी है QVB, अब वो मूव करेंगे, सर्कुलर मूव करते हैं, क्योंकि जो फोर्स लगती है वो परपेंडिकुलर लगती है चार्ज पार्टिकल के, मूविंग चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक मूव करेंगे सर्कल में, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी, यानी QVB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv²/r। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं मैथमेटिक्स कर लेता हूँ, QVB इक्वल्स टू mv²/r, तो रेडियस, जिस रेडियस में वो डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब चार्ज पार्टिकल ऐसे जो मूव करेगा उसकी रेडियस निकल के आती है हमारे पास mv/qb। अब सोच के देखो, mv वेलोसिटी, अब v क्या है, नियर टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के करीब करीब, तो रेडियस किस पावर में जा रहा है, 10⁸ में। मतलब कि जो उसके रेडियस है इतना बड़ा है कि वो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगी, मतलब घूमेगा तो वो सर्कुलर मोशन में ही, लेकिन हमें मतलब अगर छोटे डिस्टेंस तक देखें 18-20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक, तब तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, स्पीड भी इतनी रहेगी, मतलब वो तो चीर फाड़ के चलेगा। जैसे हमारी धरती भी है स्फेरिकल, लेकिन हमें परसीव क्या हो रही है कि भैया ये स्ट्रेट है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेडियस है इसका, 6400 किलोमीटर। अब मैं अभी इसमें बात करें 10⁸ मीटर्स पे, मतलब बहुत ज्यादा पावर ये है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन की तरह परसीव करेगी। दूसरी बात क्या है, स्नाइपर की अगर आप बात करें, गोलियों की बात करेंगे, तो वो एक लिमिटेड स्पीड पे चलती है, नियर टू स्पीड ऑफ साउंड है, या उससे ज्यादा होती है, सुपरसोनिक जो भी है, नहीं काफी तेज होती है, स्पीड ऑफ साउंड का ज्यादा भी जाए, स्पीड ऑफ साउंड मान लो क्रॉस भी कर रही है, बहुत तेज चल रही है, ठीक है, उतना हाइपरसोनिक नहीं बनता, अराउंड स्पीड ऑफ साउंड के अंदर रहता है। अब बात क्या होती है इसमें, थोड़ा और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन समझते हैं। अगर मैंने एक पॉइंट से मैंने बुलेट छोड़ी तो वो गिरेगी, गिरने वाली है, ठीक है, इसकी स्पीड कम है, तो अगर मुझे बहुत दूर में किसी ऑब्जेक्ट को मारना है तो मुझे ऊपर छोड़नी पड़ती है बुलेट, ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन में जाके उसको लगे, ठीक है। इनके साथ डेथ रेस के साथ ये काम नहीं करने वाली। क्या हुआ आपको किसने डेथ रे मार दी भाई? बाबू तो अगर ये आप डिस्टर्ब ना होंगे, डॉक्टर साहब आप प्लीज, कैन यू प्लीज, ओह या ही इज माय फ्रेंड, आई विल जस्ट गो टॉक टू हिम यार, जब तक मैं इनसे बातें करता हूँ। ये नॉर्मल कन्वर्सेशन, एकदम फ्री कन्वर्सेशन हमारी फिजिक्स की। तो आप देख के सकते हैं डॉक्टर साहब उनको चुप करा रहे हैं कि वो जो है इतनी स्पीड में होगी कि उसको एग्जैक्टली मुझे जहां मारना है, मैं उस पर वही पॉइंट करके मारूंगा, क्योंकि इतनी स्पीड है उसकी कि उसके पास इतना टाइम नहीं है, को डिफ्लेक्ट करेगी। तो इसका मतलब हाई प्रिसाइज हम टारगेट पे मार सकते हैं। तो ये सोचा था टेस्ला ने
जिसको टेली फोर्स कहा था उसने, दुनिया ने उसको क्या बोल दिया कि वो डेथ रेज है। अब रेज से आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये हम लेजर की बात कर रहे हैं। लेजर में, रेडियो वेव्स में बात हो रही है ईएम वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ये वेव्स नहीं है, ये लाइट नहीं है, चार्ज पार्टिकल, ये पार्टिकल लग रहा है, पार्टिकल हिट कर रहा है सीधे। अब एक और चीज, मैं ज्यादा वीडियो थोड़ी डिटेल होते जा रही है, लेकिन तभी मैं बता देता हूँ कि जब कोई भी पार्टिकल नियर टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² नहीं होती, गामा -1 mv² होती है। गामा क्या? गामा मतलब वो लॉरेंस कांस्टेंट कहते हैं 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v²/c²। आइंस्टाइन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक्सट्रीम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो आप हाफ mv² मत समझिएगा, तो इतनी सारी एनर्जी इतने पॉइंट पे अगर लगेगी तो तबाह हो जाएगा। ये जैसे तबाह हो रहे हैं तबाह हो जाएगा सब कुछ। ये था टेस्ला का विजन, और इसको देख के दुनिया को लगा ये मजाक कर रहा है, क्योंकि टेस्ला अपने आखिरी दिनों में निहायत ही गरीबी की स्थिति में थे। तो दुनिया ने बहुत उन पे आरोप लगाया। बाय द वे टेस्ला ये डिजाइन लेके बहुत देश के पास गए थे। हाँ। और अगेन लाइक आई सेड कि ट्रेजेडी एक्चुअली टेस्ला की स्टोरियां खत्म नहीं होती है। तो क्या हुआ था कि जब एसी मोटर की जो कंपनी उन्होंने चलाई थी अलॉन्ग विद जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, उनका जब घाटा वाटा होने लगा तो जेपी मॉर्गन एंड चेस सपोर्ट कर रहे थे जनरल इलेक्ट्रिक को, जो इनकी थी, आपने क्या नाम है उनका, भूल गया मैं, एडिसन की। तो इन्होंने एक्चुअली एक बहुत बड़ी स्मीयर कैंपेन लॉन्च की थी टेस्ला के अगेंस्ट, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ था। हमने बात भी तो की है एसी वर्सेस डीसी वॉर्स ऑफ करंट में वीडियो में। तो बहुत ही बड़ी स्मीयर कैंपेन थी ये। तो टेस्ला की एक्चुअली पब्लिक रेपुटेशन बहुत खराब हो गई थी, और इसमें थोड़ा सा उनका भी हाथ था कि जैसे कि उन्होंने एक बार, वो हमने वीडियो भी बनाई थी कि वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जो उनका आइडिया था वो फेल हो गया। तो फिर ये स्मीयर कैंपेन के चलते उन्होंने कहा यार ये जो है ना ये बड़बोला है, ठीक है, बोल बच्चे नहीं है, ये कुछ करता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करता है, इसके पास कोई आइडिया वाइडिया नहीं है। और ये तो, और क्या होता है कि एक्चुअली जो स्टीरियोटाइप्स रहते हैं कई बार काम कर जाते हैं। तो जीनियस तो वो थे ही। तो उस टाइम पे ना एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को, आज भी होता है, आज कम होता है, मगर कहते थे यार ये लोग ना ये पागल ही रहते हैं, बस ये है कि ये काम अच्छा करते हैं। तो इन्होंने भी इसको एग्जैक्टली, इट्स फनी टू थिंक अबाउट व्हाट ही डिड, आई डोंट नो, मैं वीडियो में देखूंगा। यस अंग्रेजी में अच्छी नहीं, इंग्लिश में ज्यादा नहीं मैं ये चीजें रिलेट कर पाता हूँ। अच्छा। मैंने सुने कई लोगों को बोलते हुए कि नहीं और के लिए कि पढ़ करके पागल हो गया। तो वही है कि मतलब ये स्टीरियोटाइप्स काम कर जाते हैं, तो उसको ये कहा जा रहा था कि थोड़ा ज्यादा ही दिमाग है इसमें, समझ नहीं पा रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि वो रिक्लूज भी थे, उनके बहुत कम दोस्त थे। नहीं मतलब टेस्ला के ऊपर तो कौन सी, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, वो कौन सी मूवी बनी थी जिसमें टेस्ला का टाइम दिखाया था कि वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट वाला हीरो है शायद। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट नहीं मैं समझ, हीरो है वो जो, एक मिनट जादू वाली मूवी है। काम द प्रेस्टीज नाम है मूवी का। यस प्रेस्टीज नाम है मूवी का। और उसमें डेविड बोई, जो कि एक बहुत बड़े रॉक स्टार थे अपने जमाने में, ही प्लेड निकोला टेस्ला। बहुत उसमें भी उनको एज अ मैड इविल जीनियस दिखाया, जिसमें उस मूवी में एक्चुअली टेस्ला हेल्प करते हैं एक मैजिशियन को, जो मैं एक्टर का नाम नहीं लूंगा, स्पॉइल नहीं करूंगा, एक मैजिक ट्रिक करने में। तो एंड अगर मैं कसम से वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती तो मैं आपको दिखाता वो सीन जब उसमें बोलता है आर यू प्रिपेयर्ड पिकाबू, और भाई दूसरा सीन दिखता है कि अरे यार ये क्या चीज चल रही थी। कमाल मूवी है। तो खैर, तो टेस्ला क्योंकि खुद एक रिक्लूज भी थे, तो वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाए थे। और अब जब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ड बोला ना रिक्लूज, मुझे मीनिंग नहीं पता है भाई, तुम्हें पता है क्या ये मीनिंग? मैं रिक्लूज, चलो इंट्रोवर्ट एक्चुअली बहुत इंग्लैंड में रहा है ना, तो भाई ये शब्द देखो, हम अगर इनके शब्दों पे रिएक्ट नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वी आर हाईली एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश। थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है मुझे, इंग्लिश के टीचर इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश बोलने में मारते थे। जाती हुई है भाई तुम्हारे साथ। तुम दर्द में कंटेंट बना रहे नहीं यार। अब तो खैर शायद वो गुजर गए, मैं जितना सुना था। तो वो हुआ था, मैं बोला सर मे आई गो टू टॉयलेट, तो उन्होंने मारा, क्या मुझे इंग्लिश सिखा रहा? ये सब तो हो गया। अब बेचारे हमारे अकेले से रहते थे निकोला टेस्ला जी, कहीं आप ना मार दे मुझे इंग्लिश बोलने पे, तो मैं अब नहीं बोलूंगा। तो वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाया। जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना कि आपके अगेंस्ट चल रहा है वो, तो एक इकलौता इंसान बहुत कुछ नहीं कर पाता।
और साथ ही साथ कई सारे आइडियाज उनके छीने भी गए थे, तो वो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हिट ले गया था। और फिर पैसे भी उन्होंने, जैसे हमने कहा, लोगों के बेटरमेंट के लिए उन्होंने जो एकमात्र जो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम थी उसको ठुकरा दिया। अब पावर वावर कुछ नहीं है उनके पास, तो सबको लगेगा ना कि यार इसने कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से आज बर्बाद हो गया है। तो जब उन्होंने डेथ रेस का आइडिया लेकर वो जगह जगह घूमे, रशिया के पास भी गए थे आगे, बहुत सारी जगह गए थे। रशिया के पास गए, इथियोपिया जहाँ से वो मॉडर्न इथियोपिया जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहां भी गए, बहुत सारी जगह गए थे। इथियोपिया ही था कि क्या था, इथियोपिया ही था। तो बहुत सारी जगह गए, कई जगह से उन्हें फंडिंग भी मिली, बट इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो पाया, उतनी फंडिंग नहीं ली। और तब तक क्योंकि रेपुटेशन खराब हो गई थी, ज्यादातर लोगों ने उन्हें नकार दिया था। अरे एक बात बताओ अंकित साहब, आप बताओ, जैसा आप बोल रहे हो नकार दिया, प्रोजेक्ट नहीं बन पाया, लेकिन टेस्ला ने क्लेम किया था कि उन्होंने प्रोटोटाइप बना लिया। आपको लगता है यकीन कि उन्होंने प्रोटोटाइप बना लिया होगा या दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है? एक्चुअली मैंने उनकी बुक पढ़ी थी एक, द इन्वेंशन ऑफ निकोला टेस्ला। उसमें सेकंड चैप्टर में ये मेंशन किया हुआ है कि वो इतने जीनियस थे कि उनका माइंड सिमुलेशन की तरह वर्क करता था, है ना? मतलब हम हिट एंड ट्रायल पे करते हैं एक्सपेरिमेंट कि हाँ ये वैल्यू है, ऐसे करेंगे, ये सब चीजें होंगी। वो रियली नहीं करते थे। वो पहले अपने माइंड में सोचते थे कि अच्छा डेटा ये रखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, ये रखेंगे क्या आउटपुट आएगा। जब सब कुछ सही बैठ जाता था उनके दिमाग में, तब वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते थे। तो शायद आप जब देखोगे कि उनका फ्लैट जो है या होटल नंबर है ना, वो सीज कर दिया गया था, पता नहीं इमीडिएटली, मतलब ऑलमोस्ट। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर लोगों को लग रहा था बेवकूफ, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि लोग मजाक कर रहे थे, मजाक समझ रहे, तो आफ्टर हिज डेथ रूम नंबर 3327, मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं एक शॉर्ट फिल्म लाऊंगा, नहीं तो पूरी मूवी लाऊंगा ये टेस्ला के ऊपर। मेरा काम ही है मूवीज बनाना, ये तो मैं जरिया है कि चलो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़े तो थोड़ा पैसा मिलता रहेगा। मेन तो मुझे वीडियो मूवीज बनानी है, बजट बहुत ज्यादा है, वो इसी आपके व्यूज से आ रहा है। तो रूम नंबर 3327 में बार बार डाल रहा हूं दिमाग में, क्योंकि मुझे वो बनानी है। उनके गुजरते ही विद इन आवर्स, और ये हम 1943 की बात कर रहे हैं, हाँ, विद इन आवर्स सीज हो गया रूम, सीज हो गए सारे फाइंडिंग्स। शायद 80 ट्रंक निकले थे ना वो। सीज किसने किया था? यूएस गवर्नमेंट ने तुरंत। अगेन लाइक आई सेड कि वो वॉर टाइम था, तो इसके पीछे बहुत कंट्रोवर्सी वगैरह होती है। कंट्रोवर्सी मेन वही है ना कि सिमुलेशन की तरह अगर उनका माइंड वर्क करता था, अगर वो अपने माइंड में सारा प्लान बना के बोल दिए कि हाँ ये चीज सक्सेसफुली रन करेगी, अब आप जाओगे उनके रूम में डिवाइस ढूंढने, तो आपको डिवाइस थोड़े मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तो सिमुलेशन दिमाग में किया कि हाँ ये ऐसे प्लान वर्क करेगा, है ना? तो ये पॉसिबिलिटी थी कि आपको शायद बोल देते हैं बाद में गवर्नमेंट की नहीं, वहां पे तो कुछ था ही नहीं। जॉन जी ट्रम्प नाम था उनका, डोनाल्ड ट्रम्प के अंकल थे वो। जॉन जी ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प साहब के वो अंकल थे, बहुत जाने माने फिजिसिस्ट थे, MIT से। हाँ, MIT के यंग थे उस वक्त। तो अमेरिका ने क्या किया, जब पेपर सीज किए, सारे ट्रंक्स भर के उनके फाइंडिंग्स लिए। बहुत सारी फाइंडिंग्स आज भी पब्लिक नहीं है उनकी, बहुत कम पब्लिक की गई है। उसमें एक इतना बड़ा फिगर जो उनका था यूएस का, कि भैया बहुत अच्छा फिजिसिस्ट है, उनके मुंह से बुलवाया कि इसमें इनकी फाइंडिंग्स कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है दुनिया के लिए। इसीलिए मैंने रील में डायलॉग बुलवाया था कि ये किसी बेकार उसके सॉरी सर, बस 2 सेकंड में हो जाएगा, बस अभी कर रहे हैं, अब बंद कर रहे हैं, बस 2 मिनट उनसे बात की थी मैंने, मना के चलनी पड़ती है। तो हल्का सा मक्खन हमेशा रखा कीजिए, कब किसको लगाना पड़े पता नहीं। समझ रहे ना आप? ये जगह जल्दी स्टूडियो बनाना पड़ेगा मुझे, वरना ये जगह में लाइट बंद हो जाएगी, आपकी व्यूज चलते वीडियो चलते इंटरेक्ट वो आ जाएगा। तो एनीवेज, तो जॉन जी ट्रम्प से उन्होंने आके बोला, इसलिए मैं डायलॉग बुलवाया था कि ये किसी बेकार शायर की भद्दी कविता है, इस्तेमाल में नहीं है। लेकिन अगर इस्तेमाल में नहीं थी तो पेपर सीज क्यों किए? और अगर इस्तेमाल में नहीं थी तो सारे पेपर क्यों नहीं अब तक डिक्लासिफाई हुए? अब तक नहीं हुए, सारे राज छुपा लिए गए हैं। आई गेस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और कोइंसिडेंटली सूफी भाई, उनके पेपर्स कुछ जो डिक्लासिफाई नहीं हुए हैं, काफी टाइम से एनर्जी बेस्ड वेपन्स पर काम तो चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। कई सारे एनर्जी बेस्ड वेपन्स आजकल एग्जिस्ट करते हैं। अंकित साहब ने नाम बताया। हमें कंफ्यूजन भी एक्चुअली, अभी जो डेथ रे पे बात चल रही है ना, तो आपको लग रहा होगा डेथ रे तो बना दी गई है ऑलरेडी, इतने सारे लेजर वेपन काम तो कर रहे हैं। इजराइल ने बनाया आयरन बीम, हमने ही बनाया, शायद MK2 नाम रखा है उसका, या शस्त्र करके कुछ नाम मार्क 2 रहता है, MK2 मार्क 2, तो वेपन का नाम कुछ है, उसका मार्क 2 सेकंड वर्जन। मेरे ख्याल से एक और वेपन बनाया था इंडिया ने, उसका नाम दुर्गा रखा था, है ना? तो लोग शायद कंफ्यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि हाँ बना तो लिया गया लेजर वेपन, नहीं, लेकिन दोनों में ना, डेथ रे में और लेजर वेपन में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली। वहां पे हम लोग यूज कर रहे थे डेथ रे में चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई वेलोसिटी से आप किसी पे स्ट्राइक कर रहे हो।
यहाँ पे क्या होता है आपका कि बहुत हाई एनर्जी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप देते हो, ये समझो इस तरीके से वर्क करता है। दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है, आप जैसे बरसात में हम लोग पकोड़े तलते हैं ना, तो लोगों ने ऐसा सोचा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी फ्राई किया जा सकता है क्या, है ना, कि मान लो किसी ने ड्रोन फेंका, हम फंसा लिया उसको किसी भी तरीके से, तो बोला गया कि इतना हाई एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हीट करते रहो उस पर लगातार, है ना। अब यहाँ पे भी एक डिफरेंस है दोनों में कि डेथ रे जैसे ही आप पे स्ट्राइक करेगी उसी समय एट इंस्टेंट आप खत्म हो जाओगे, वेपराइज कर जाओगे। लेकिन इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये जस्ट लाइक माइक्रोवेव ओवन, ये धीरे धीरे हीट करते रहेगा और आपका लोड कर देगा। बेसिकली हाँ बोले था वही कि एक कंसंट्रेटेड पॉइंट पे बहुत सारी हाई फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव मारी जा रही है, फिर इवेंचुअली वो गर्म होगा, मतलब चीर देगा, ऑब्वियसली चीर देगा। लेकिन डेथ रे और उसमें अंतर ये था, जैसे इन्होंने बोला कि वो रेस की बात हो रही है, ईएम वेव्स की बात हो रही है इसके अंदर, जो हमने लेजर की बात करी है, और डेथ रे के अंदर हम बात किस पे कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पे। एक चीज और यहाँ पे क्या है कि इसमें हम लोग करते क्या है बेसिकली, जो अभी हम लोग लेजर वेपन बना रहे हैं, है ना, तो उसमें होता है क्या कि मान लो कोई ड्रोन आया, तो ड्रोन काम कैसे करता है, कैमरा सेंसर्स उसमें लगे होते हैं, हाइट मेजर करने के लिए अलग सेंसर्स लगे होते हैं, मिसाइल आता है तो उसमें सेंसर्स लगे होते हैं। तो ये जो हाई एनर्जी का लेजर वेपन है वो उस सेंसर को हिट कर देता है, जिसके कारण वो सेंसर अगर खराब हो गया तो ड्रोन, समझो कि ड्रोन तो है लेकिन वो अंधा ड्रोन है, तो वो अटैक कहाँ करेगा, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो ना ही कोई डेटा अपने वापस भेज पा रहा होगा। मिसाइल को भी अगर आप अंधा कर देते हो, या और कोई मशीन है जिसको आप हीट कर करके डिस्ट्रॉय कर दिए, है ना, क्योंकि आप पता है ना सेमीकंडक्टर बहुत थोड़ा सा आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो खराब होने का डर उसमें होता है। तो जिसके कारण अभी जो लेजर वेपन है इस तरीके से काम करता है एक्चुअली, कि बस हीट करते रहो, खराब ही कर दो, फ्राई कर दो। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये किस्सा टेस्ला से ही शुरू हुआ था भाई। हाँ एक्चुअली हम लोग फिर उस पे मूवी बनाते हैं, पहले आगे क्या होता है ना कि पहले मूवी बनती है किसी के साइंटिफिक रिसर्च पे, फिर उसको धीरे धीरे सोचते हैं कि रियल लाइफ में बनाया जा सकता है क्या। तो पॉप कल्चर में एक्चुअली डेथ रेज और निकोला टेस्ला पॉप कल्चर में काफी वैसे ही मतलब बहुत ही बड़ा नाम है। इनफैक्ट गाड़ी का ब्रांड ही टेस्ला है, तो टेस्ला का नाम में वजन तो है। तो शुरुआत हुई थी लूनी टून्स में, मार्शियन के पास एक वेपन था, मार्विन द मार्शियन, जिससे वो अर्थ डिस्ट्रॉय कर सकता था। अच्छा। वो डेथ रे के ऊपर बेस्ड था। फिर स्टार वॉर्स की लेजर गन, ये सब वो। तो खैर ये है डेथ रेस, ये था हमारी सारी बातें, कुछ बहुत सारी बातें मुझे करते इस पे, और इसकी वीडियो और आगे बनाएंगे। वक्त कम है, लाइटें बंद हो जाएंगी, आप हमारा चेहरा देखना बंद कर देंगे, चेहरा देखना बंद हो जाएगा। तो एनीवेज जो भी चीज़ें चल रही है, ये वीडियो थी टेस्ला के बारे में, ये वीडियो थी डेथ रेस के बारे में, ये वीडियो तो एक ऐसे इंसान के बारे में जो इतना इनोवेटिव था, जो अपनी आखिरी सांसें किसी होटल के रूम नंबर 3327 में गुजार देता है भूखमरी की हालत में। ये वीडियो उस इंसान के बारे में, जब लोग बोल रहे थे कि वो जो चीज़ें करना चाहता था वो सब बकवास है, बेहूदी है, फिर भी यूएस की FBI आती है, उसके रूम को सीज कर देती है, 80 ट्रंक्स निकल के उसके पेपर्स निकलते हैं, सारे क्लासिफाइड, आज तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। ये वीडियो थी उस इंसान के बारे में, जिस इंसान के बारे में जितना भी बोलें उतना ही कम होता है। ये वीडियो थी हम सब के बारे में, इनोवेशन के बारे में, एनर्जी के बारे में, टेस्ला के बारे में। धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।